हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी वर्मा। तो ये हमारे बायोलॉजी चैप्टर सेल का पार्ट 3 है। सबसे पहले आप जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो कृपया करके पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड देखें, जो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद हमारे थर्ड पार्ट पर आए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो आगे के करवाने वाले हैं कि हमारे फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट के बेसिस पर ही है, जो आप लोगों को समझ नहीं आएगा जब तक आप फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट नहीं देखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि आप वीडियो में कुछ इश्यूज आ गए थे कल, जिसकी वजह से मैं आगे की क्वेश्चन नहीं करा पाई थी। उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं आगे की क्वेश्चन इस पार्ट में लेके आई हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि कोशिका में किसे अपशिष्ट निपटान प्रणाली कहा जाता है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ने पर कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था, अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो इस क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट करके आप लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका में किसे अपशिष्ट निपटान प्रणाली कहा जाता है। अब आप लोगों को पढ़ने से कैसा लग रहा है कि जैसे कोई कचरा था घर में और उसे किसी ने झाड़ू से निकाल के ऐसे फेंक दिया हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि अपशिष्ट निपटान प्रणाली कि हाँ, वो प्रक्रिया रोज रोज चल रही है। कोई रोज घर में झाड़ू लगा रहा है, सारे कचरे को बाहर निकाल रहा है, फिर उसके बाद फेंक रहा है। तो यही बार बार जब इससे आप करेंगे, डेली डेली आपका एक रूटीन की तरह हो जाएगा। जब आप ये डेली डेली करेंगे तो ये एक तरह की एक सिस्टम हो जाएगा ना, एक सिस्टम यानी कि एक प्रणाली, प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, जैसे कोई नाम दे दें अगर, तो इसे ही एक नाम दिया गया है साइंटिस्टों के द्वारा अपशिष्ट निपटान प्रणाली। इसमें कोई इंसान नहीं सफाई करता है कोशिका में जाके कि हाँ चलो भाई झाड़ू लेके चलो कोशिका को सफा देते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई, जाले माले लग गए हैं, जिसे भी निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कोशिका में भी दूसरे हेल्पर्स होते हैं, दूसरे भी असिस्टेंट होते हैं, और एक मेन होता है, जैसे आप लोगों के घर में होते हैं मेन, और बाकी सब उनके जो बताते हैं वो भी करते हैं। वो सिर्फ आपको आइडिया देंगे कि ऐसे आपको घर में करना है, ऐसा बाहर करना है, ये करना है, वो करना है। ऐसी कोशिका में एक मेन होता है, मेन हेड होता है, बाकी सब उसके असिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कोशिका में ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा शख्स है, मतलब शख्स इंसान नहीं है, ऐसे मान लीजिए समझने के लिए, ऐसा कौन सा शख्स है जो ये काम करता है, कोशिका को साफ करने का काम करता है, और ये काम रोज रोज करता है, जिसकी वजह से उसे एक प्रणाली, एक सिस्टम का नाम दे दिएगा अपशिष्ट निपटान प्रणाली। ठीक है, तो ऐसा कौन सा काम। अब देखो, रिक्तिका तो होगी नहीं। रिक्तिका भाई क्या करती है, रिक्तिका जो होती है वो पानी की तरह होती है। जो पानी होता है वो उसे लेके जाती है, उसी को अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती है, फिर गंदे पानी को लेके आती है, फिर उसके बाद रिक्तिकाओं में कोशिकाओं में पहुंचाती है। ठीक है, ये काम राइबोसोम का क्या काम होता है आप लोग बताइए। ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करके आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। वैसे ऊर्जा तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में करता है। राइबोसोम जो होता है छोटे छोटे कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, सूत्रकणिका क्या करती है, आप सभी को मैंने बताया भी था, ये केवल किस में पाया जाता है, सूत्रकणिका जो होती है उसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, उसके बाद उसे गाल्जी काय यानी सूत्रकणिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बाद राइबोसोम कोशिका की ऊर्जा को कोशिका के मुद्रा ऊर्जा के रूप में उसे भेजती है अन्य कोशिकाओं तक। ठीक है, तो ये काम तो बिल्कुल नहीं होगा। बचा कौन भाई, बचा एक लाइसोसोम, जो बेचारा खुद जलकर हमें कोशिकाओं से, जब हम देखो जो व्रत रहते हैं सब लोग, ठीक है, जो व्रत रहते हैं उन्हें ऊर्जा कहाँ से आती है, जैसे मम्मी उम्मी दीदी दीदी रहती हैं निर्जला व्रत। ठीक है, तो जब कुछ नहीं खाएंगे कुछ नहीं पिएंगे तो उनके शरीर में एनर्जी आती कहाँ से, सबको पता है कि एनर्जी आती कहाँ से। ऐसा लग रहा है भाई इतने दिन से एनर्जी संभाल के रखी थी, उसके बाद वो खर्च कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के पास जितनी एनर्जी होती है आप दिन भर में उसे खर्च कर देते हैं। उसके बाद जो लाइसोसोम के बाद एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जैसे कुछ होता है ना कि घर में कोई सामान आया बहुत ज़्यादा है जो खाने के लिए है या कुछ भी है, तो एक्स्ट्रा जो रहता है उसे आगे के फ्यूचर के लिए यहाँ रख दिया जाता है, भाई से रख दो आगे इसे काम आएगा रखने में। फिर वैसे ही जब वो खत्म हो जाता है 2-3 दिन के बाद, जब खत्म हो जाएगा तो फिर मम्मी लोग दीदियाँ लोग उसे निकालेंगी, हाँ भाई अब इसके लिए यूज़ पर, इसकी नेसेसरी है अब इस चीज़ की, इसे निकालो, अब इसे वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसे हम यूज़ करते हैं। वैसे ही लाइसोसोम क्या करता है, जब हमारे शरीर में ऊर्जा जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया को तो देता ही देता है, लाइसोसोम थोड़ा सा ऊर्जा चुरा के रख लेता है। चुरा के मान लो वैसे एक उसका एक कार्य है कि हाँ इसे ऊर्जा थोड़ी सी रखनी ही रखनी है। तो वो क्या करता है कि जब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होती है
तो ऊर्जा उसे क्या करता है, ऊर्जा उसे बनाएगा, फिर ऊर्जा जो उसके पास थोड़ी बहुत मात्रा ऊर्जा की होगी वो देगा। लेकिन वो लाइसोसोम खुद ऊर्जा से बना होता है, जिसकी वजह से आपको ऊर्जा देने के लिए उसे नष्ट होना पड़ता है, उसे खत्म होना पड़ता है। लाइसोसोम का जो खत्म हो जाएगा तो लाइसोसोम ही क्या करेगा, जबकि कोशिकाओं में जैसे कोई आ गया ना, कोई जैसे ऑब्स्टिकल आ गया कि हाँ ऑब्स्ट्रक्ट का कि हाँ यहाँ पर कोई अपवाद आ गया है, चलो इसे अवरोध आ गया, इसे हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएगा भाई, जब वो खुद ही खत्म होगा वहाँ से, जब खुद सफाया होके ऐसे जाएगा तभी तो इन सब का निपटारा करेगा। जब खुद ही रहेगा तो निपटारा कैसे करेगा। तो ऐसी लाइसोसोम क्या करता है कि जब खुद जलेगा तभी तो ऊर्जा में उपस्थित जो अवरोध रहेंगे, अपशिष्ट पदार्थ रहेंगे, तभी तो ऊर्जा के रूप में हम हमें देंगे और हम उसे बाहर निकालेंगे ऑक्सीजन के माध्यम से, उसके बाद सांस के माध्यम से। ठीक है, तो आप सबको पता है हो गया ना कि अपशिष्ट निपटान प्रणाली किसे कहते हैं। ऐसे ही यह सिस्टम चलता रहता है, किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सूत्र विभाजन में चौथा चरण कौन सा है। मैंने आप लोगों को लेक्चर फर्स्ट में बताया, लेक्चर सेकंड में जो भी मैं बताया होगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आगे के क्वेश्चन बेसिस ऑन दी लेक्चर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। सो प्लीज़ first of all watch the part of first, second and then come on the my third part of the lecture of biology chapter cell. okay, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो लेक्चर है वो डिपेंड आगे के लेक्चर्स पर, फर्स्ट एंड सेकंड पर। तो इसमें फिर कह रहा है कि सूत्र विभाजन, मैंने आप लोगों को बताया था कि सूत्र विभाजन कैसे होता है। सूत्र विभाजन वो आगे की जो कोशिकाएं होती हैं ऐसे मुड़ती हैं, ऐसे टूटती हैं, आगे बनाएंगे, फिर जो टूटेंगी उसमें तो ऐसे पार्टिकल हो बन जाते हैं, जिसकी वजह से पॉइंटेड हो जाती है कोशिका। तो कह रहे हैं कि सूत्री विभाजन में चौथा चरण कौन सा है जिसमें गैर कीटोकोर स्पिंडल तंतु कोशिका को लंबी करती है और बढ़ाती है। अब भाई क्या होगा कि जैसे कोई गेम होता है ना, तो कोई चोर रहेगा, फिर उसके बाद बोलेगा हाँ भाई अब तेरी बारी आ गई, तू चोर बन। फिर वो उसकी बारी खत्म होगी, हाँ भाई अब तेरी बारी आ गई, तू चोर बन। तो फिर वो डॉन बन जाएगा, फिर वो लीडर हो जाएगा, फिर कोई चोर बन जाएगा। ऐसे से क्या होता है कि जैसे सबका काम अलग अलग होता है ना, घर में तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ऐसे ही कोशिकाओं में भी होता है कि पहले मैं करूँगा, उसके बाद तुम करोगे, फिर उसके बाद मैं करूँगा, फिर उसके बाद तुम करोगे। जैसे मैं अगर थक गया तो तुम कर लेना, फिर मैं रेस्ट कर लूँगा, ऐसे तुम थक जाओगे तो मैं कर लूँगा, आप रेस्ट कर लेना। ऐसी कोशिकाओं में क्या होता है कि जैसे एक ने किया तो जब वो सूत्री विभाजन करेगा तो उस सूत्री विभाजन का कुछ नाम होगा। फिर जब ये थक जाएगा भाई, फिर कोई दूसरा आएगा तो फिर वो काम करेगा। फिर इस प्रणाली का, क्योंकि लोग अलग हैं, जैसे लोग अलग होते हैं तो उनका नाम अलग होता है, तो इनमें भी कोशिकाएं अलग अलग आती हैं। तो फिर इनका जब लोग अलग रहेंगे तो लोग का काम भी कोई दूसरी तरह भाई कर रहा है, कोई दूसरी तरह भाई कर रहा है, तो दोनों को काम को कैसे एक कहा जा सकता है, कोई ना कोई तो डिफरेंट होगा ना दोनों के कामों में। तो ऐसे इसके काम को दूसरा कुछ कहा जाता है, इसके काम को दूसरा कुछ कहा, फिर कोई आएगा फिर वो उसके दूसरा काम। ऐसे चौथे चरण पर जब पहुँचता है तो उस कार्य को क्या कहा जाता है, उस चरण को क्या कहा जाता है जिसमें गैर कीटोकोर स्पिंडल तंतु कोशिका को लंबी करती है। यानी जब ये छोटी होती जाएंगी तो वो खींच के उसे बड़ा करेगी, उसे पॉइंटेड बनाने से रोकेगी कि हाँ भाई ये कहीं जाके खत्म ना हो जाए, इसीलिए वो उसे पॉइंटेड बनाने से रोकेगी और फिर उसे खींच के लंबा कर देगी। फिर जब विभाजन होगा तो फिर जैसे छोटी छोटी होती जाएगी, जब पॉइंट तक पहुंचने ही वाला होगा तब वो फिर वो कोशिका उसे खींच के लंबा कर देगी। तो इस चरण को क्या कहा जाता है, तो इस चरण को कहा जाता है पश्चावस्था, यानी एनाफेज कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। ऐसा लैंग्वेज में कोई आपको यूट्यूब पर इतने मतलब जो छोटे यूट्यूबर होंगे उन्हें वो नहीं समझाएंगे आप लोग। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस, मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको जिस भी वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जिस भी कॉन्सेप्ट पर आप लोगों को चाहिए कि हाँ ये आसानी से समझा सकती हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह अभिन्न झिल्ली प्रोटीन कौन सा है जो टेट्रामर बनाता है और कोशिकीय झिल्लियों में पानी और कुछ छोटे अनसंशोधित विलेय के प्रसार को सुगम बनाता है। ठीक है, कह रहा है कि कोई एक झिल्ली है जो प्रोटीन की बनी हुई है, कोई एक झिल्ली है जो प्रोटीन की बनी हुई है, उस झिल्ली का नाम हमें नहीं पता है। ठीक है, वो क्या बनाता है, टेट्रामर बनाता है और कोशिकीय झिल्लियों में पानी और कुछ छोटे असंशोधित विलेय, जिसे हम जैसे वो क्या करता है कि ब्लड होता है, रक्त को छानता है, कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थ को निकालती हैं। तो कोई एक ऐसा विलेय होगा जिसे शुद्ध करना यानी संशोधित करना, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसे जाने में सुगम बनाता है, तो क्या कहलाता है, एक्वापोरेंस कहलाता है। ठीक है, ये आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका कंकाल साइटोस्केलेटन का एक कार्य है। कह रहा है कि कोशिका कंकाल क्या करता है। कंकाल को देखिए, जैसे हमारे शरीर में कंकाल क्या करता है, मांसपेशियों को सहारा देता है रुकने के लिए, ताकि मांसपेशी अगर सोचो अगर हमारे बॉडी में बोन्स ना होते तो हमारी सेल्स के साथ क्या होता, हमारे मसल्स के साथ क्या होता, ऑर्गन्स के साथ क्या होता। आप लोग सोच सकते हैं, जैसे कोई पौधा होता है, अगर वो गिर रहा होता है, उससे कोई सहारा लगा दिया जाता है तो वो फिर सीधी रेखा में ऐसे जाके चढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसे एक लाइन टू लाइन एक पाथ मिल जाता है कि हाँ मुझे ऐसे ही जाना है। फिर वो जब वो खुद के पैर पे खड़ा हो जाते हैं, इसे बोलते नहीं कि हाँ अभी तुम छोटे हो, अभी तुम मुझ पे डिपेंड हो, जब बड़े हो जाओगे, पढ़ो लिखोगे, फिर जब खुद पे डिपेंड हो जाओगे तो फिर तुम्हें क्या हो जाओगे, अपने खुद के पैर पर खड़े हो जाओगे। तो ऐसे पौधों में भी होता है कि हाँ जब वो हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, जब दूसरे के सहारा पालेंगे कि हाँ अब मैं इतना रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं अब आगे अपना खुद का विकास कर सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसे हटा दिया जाता है, फिर उसमें फल होंगे, फूल होंगे, सब्जियाँ होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी होता है। अगर हमारे शरीर में हड्डियाँ ना होती, कंकाल ना होता, स्पेक्टिकल्स ना होते, तो मसल्स और सेल्स और हमारे ऑर्गन्स सभी क्या होते, इधर उधर लुढ़कते, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता और हम ऐसे स्ट्रेटली खड़े नहीं हो पाते। हम क्या करते, एक छोटे से गट्ठर के रूप में क्या हो जाते, ऐसे कहीं लुढ़कते चलते। ठीक है, ऐसे कहीं भी लुढ़कते चलते। तो ऐसा ही हमारी कोशिकाओं के साथ भी होता है। कोशिकाओं को स्ट्रेट कौन बनाता है, कोशिकाओं को स्ट्रेट बनाने के लिए भी कोई एक कंकाल होता है, कोई एक स्पेक्टिकल बोन्स होता है जो हमारी कोशिकाओं को ऐसे सीधी रेखा में खड़ा करता है। ठीक है, तो उस कोशिका का क्या नाम होता है, यहाँ नाम दिया गया कोशिका कंकाल यानी साइटोस्केलेटन कहा जाता है। उसका कार्य क्या होता है कि कोशिका को सहारा और आकार प्रदान करना। अब कंकाल यहाँ दिया गया है, तो आप लोग खुद ही इतना बेसिक सेंस लगा सकते हैं कि भाई कंकाल क्या काम करता है। अगर मान लीजिए आपको कोशिका के कंकाल के बारे में नहीं पता है, तो आप अपने बॉडी के कंकाल के रूप में भी देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो कंकाल है वो क्या करता है, हमारे मसल्स को सहारा देता है ताकि वो एक रूप में खड़े रहें। ठीक है, ऐसे ही हमारे कोशिकाओं के साथ भी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वेसोफिलिक न्यूक्लियोप्रोटीन कणिकाएं हैं जो तंत्रिका कोशिका की कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है। एक न्यूक्लियोप्रोटीन कणिका होती है। कणिका आप लोग समझ रहे हैं ना, कण यानी कणिका, यानी छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल के रूप में होगा कहीं कणिका हमारे सेल्स में, जो उसका नाम क्या है, बेसोफिलिक न्यूक्लियोप्रोटीन। वो प्रोटीन बेसोफिलिक न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, यानी वो न्यूक्लिक और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, यानी तभी उसका नाम न्यूक्लियोप्रोटीन पड़ा है, जो तंत्रिका कोशिका की कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। अब भाई जब कणिका है तो कण क्या करेगा, इधर उधर, अगर देखो जैसे कंकड़ होता है, हल्के कंकड़ जिनमें द्रव्यमान नहीं होता है, ज़्यादा बहुत भारी नहीं होता है, उतना का है कि किसी में मास नहीं होगा कि हाँ वो प्लेस नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो उसमें मास नहीं होगा। ऐसा कहाँ है, कोई कण लो जो पानी से हल्का हो और पानी में उसकी संख्या ढेर सारी, और पानी में ऐसे क्या करो, फ्लो कर दो, तो क्या होगा कि जो कण होंगे ऐसे पानी में से फैलते जाएंगे। तो भाई कण है तो कण है, और ये क्या करें, कोशिका द्रव्य भी पानी है। जब आप, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि कण लेके पानी में ऐसे फ्लो कर दो तो क्या होगा, वो फैलेगा। तो भाई ये भी कण है, बस इसका नाम अलग है, वो सेल में है और वो प्रैक्टिकली हमारे इन्वायरमेंट में है। तो कोशिका द्रव्य में फैला, ये कोशिका द्रव्य यानी जल मान लो, और ये कणिका क्या हो गई, कण हो गया। तो वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, उसे क्या कहते हैं, निस्सल निकाय कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली, आपको सुना नहीं लग रहा है कि जैसे प्लाज्मा, हाँ मैंने कहीं सुना है, झिल्ली हाँ मैंने कहीं सुना है, ऐसा लग रहा है किसी कोई चीज़ है उसके ऊपर कोई लेयर हो गई है, और तो मतलब एक लेयर की तरह है, और प्लाज्मा जैसे लग रहा है कोई चीज़ हो, उसके ऊपर की लेयर की बात की गई है ना। तो यू आर बिल्कुल राइट, ठीक है, यू आर वेरी राइट। क्या कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। अब भाई जब प्लाज्मा आगे नाम आपको हिंट दे ही दिया गया तो आप बिल्कुल समझ ही सकते हैं कि यहाँ प्लाज्मा की बात की गई है, यानी प्लाज्मा झिल्ली
वो क्या होता है, जैसे प्लाज्मा किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से और लिपिड से मिलकर बने होते हैं, वैसे ही प्लाज्मा झिल्ली, सेम वो झिल्ली उसी की बनी होती है, प्लाज्मा की। और वो ऐसे कोई तरल पदार्थ है प्लाज्मा झिल्ली भाई, वो ऐसे स्मूथली बहुत जैसे जेली के टाइप होता है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। तो वो किसी को कवर करने का काम कर रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा भाई उसे, तरल पदार्थ है कोशिका झिल्ली, वो किसी को कवर करने का काम कर रहा है। तो भाई जब किसी को कवर करने का काम कर रहा है यानी वो खुद ही एक कवर है, तो उसके अंदर जब जैसे मान लीजिए आपने कोई खाने वाली चीज़ ली, लड्डू लिया, ठीक है, आप लोगों को डर है अगर मैं इसे कहीं रख दूंगी या रख दूंगा तो इसमें चींटियां लग जाएंगी, भाई इसे किसी लड्डू कंटेनर में या आपके जैसे कोई भी कंटेनर हो तो आप उसमें रख सकते हैं। नहीं तो हम जो थोड़े गरीब लोग होते, गरीब कहना बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत है, लेकिन जिनके पास उतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि हाँ वो भाई कंटेनर खरीदे, फूड कंटेनर खरीदे, फ्रूट कंटेनर खरीदे और ये सब्जी कंटेनर खरीदे, तो वो क्या करते हैं कि कोई एक पॉलीथीन लेंगे या पेपर लेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करके रैप करके ऐसे ऐसे उसे कहीं ऐसे, फिर उसके बाद उसे कहीं रख देंगे ताकि उसमें चींटियाँ ना लगे उसे पॉलीथीन में। तो ऐसे क्या होता है भाई, जब वो एक क्या हो गया, जो पेपर को मैंने लड्डू के ऊपर लपेटा तो वो क्या हो गया, एक हो गया वो कवर, यानी एक झिल्ली की टाइप हो गई और लड्डू उसके अंदर रखा हुआ, तो भाई कवर है उसके अंदर लड्डू है, तो ये प्लाज्मा झिल्ली भी है, उसके अंदर भी कुछ होगा ना। तो जब ये जेली की टाइप है तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होगा, कोशिका द्रव्य ही होगी। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल राइट आंसर, कोशिका द्रव्य, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि 1950 के दशक के मध्य में राइबोसोम को पहली बार किसने देखा। अब यहाँ सबको किसी ना किसी ने देखा था भाई, कोशिका की खोज हुई, मृत कोशिका की खोज हुई, किसी और ने देखा उसके छाल की सहायता से, फिर किसी और ने जीवित कोशिका को देखा, केंद्रक को देखा, लाइसोसोम को देखा, गाल्जी बॉडीज को देखा। भाई राइबोसोम को भी कोई ना कोई देखा ही होगा, तभी तो इसका नाम राइबोसोम रखा गया, वरना रखा ही नहीं जाता राइबोसोम ना। तो किस व्यक्ति ने देखा था और इन्हें कोशिका द्रव्य में छोटे कणों के रूप में वर्णित किया जो अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली से जुड़े थे। सबको पता है, मैंने सबके बारे में डिस्कशन कर दिया कि हाँ ये सभी सेल्स के अंदर ही पाए जाते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो या फिर प्लांट सेल हो, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी ये पूछ रहा है। तो अल्बर्ट कोलिकर, सॉरी मुझे भी नहीं पता ये कौन थे, कार्ल जीन अर्नस्ट एवे, किसने किया था खोज, जॉर्ज ई पलाडे ने। पलाडे दिया गया, इससे प्लाडे रहता है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो प्लाडे ही रहेगा, इसमें पलाडे लिखा है। तो क्या था, उसने देखा कि जो राइबोसोम है वो हमारे अंतर्द्रव्यीय जालिका कैसी होती है, एक दो प्रकार की होती है। अंतर्प्रद्रव्यीय जालिका क्या होती है, दो प्रकार की, एक खुरदुरी होती है, एक स्मूथ होती है, ठीक है। एक रफली अंतर्प्रद्रव्यीय जालिका होती है, स्मूथ अंतर्प्रद्रव्यीय जालिका होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो जो क्या आता है, तोरई होती है, आप लोग देखा एक ऐसे रहता है उसके ऊपर रफली ऐसे कुछ लगा होता है, ऐसे छोटे छोटे उसमें रुई होते हैं, और एक इसमें स्मूथ होता है ना, तोरई स्मूथ होता है, दो प्रकार का होता है। ऐसे ही सबके दो दो, किसी के चार चार, किसी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो अंतर्द्रव्यीय जालिका दो प्रकार की होती है, जो इस तरह का उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसे यहाँ से ऐसे कट लगा होता है, यहाँ से जॉइंट नहीं होता, फिर यहाँ से कुछ ऐसे जॉइंट होगा, फिर स्मूथ हो गया, एक तरह का ये हो गया अंतर्द्रव्यीय जालिका। और ये क्या होता है, इसमें रफली ऐसे छोटे 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 क्या होते हैं, ऐसे यहाँ पर बाल की तरह, ऐसे क्या होता है इसमें बाल की तरह ऐसे छोटे छोटे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, जिन्हें हम रफ अंतर्प्रद्रव्यीय जालिका यानी क्या कहते हैं कि खुरदुरी अंतर्प्रद्रव्यीय जालिका कहते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा हो जाएगा आंसर नंबर डी, जॉर्ज ई पलाडे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वी कंटिन्यू विथ मी एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट मी। तो मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चन को अगले लेक्चर में, पार्ट 4 में देखेंगे। तो धन्यवाद।